मैं संजय कुमार पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज, कलान, सुल्तानपुर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर में आपको 3 पेपर पढ़ना है। पहला पेपर जो है वो लोक प्रशासन, और दूसरा पेपर भारतीय राजनीतिक चिंतन है, और तीसरा पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसमें जो पहला पेपर है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये अभी एक प्रक्रिया के रूप में तो इसका विकास बहुत पहले हो गया था, लेकिन एक विषय के रूप में इसका जो अध्ययन है ये अभी बहुत नया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो विषय है, जो हमें एक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, ये विषय सबसे पहले अमेरिका में 1887 में आया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। लोक प्रशासन जो विषय है यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बल्कि प्रबंधकीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम आपको इसके विषय, क्षेत्र और इसके अर्थ को बताने से पहले हम आपको इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसमें जो भी सिलेबस है पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोक प्रशासन के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और उस चीज़ों पर ध्यान देंगे। इसमें 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, पहला जो चैप्टर है वो है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति। लोक प्रशासन का अर्थ, इसमें हम लोग जो है कि लोक प्रशासन यानी इसको प्रशासन को लोक क्यों कहा जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका जो क्षेत्र क्या है, इसके अध्ययन के क्षेत्र में हम किन किन को शामिल करते हैं, तो इसको क्षेत्र कर लेकर कई दृष्टिकोण हैं। जैसे पहला दृष्टिकोण है जो संकुचित दृष्टिकोण है, वो ये माना जाता है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो कार्यपालिका शाखा तक है, और जो व्यापक दृष्टिकोण है वो ये माना जाता है कि लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तक है। उसके बाद लूथर गुलिक ने अपना लोक प्रशासन के अध्ययन का एक अपना नया दृष्टिकोण दिया है, जिसे पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण कहा जाता है। उसके बाद इसका एक और दृष्टिकोण है जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि जहाँ जहाँ तक राज्य की गतिविधियाँ फैली हुई हैं, लोक प्रशासन का क्षेत्र भी वहाँ तक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है लोक प्रशासन का विकास। इस चैप्टर में हम लोग लोक प्रशासन की जो विकास यात्रा है, यानी लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में अभी तक यानी आज तक उसने कितना सफ़र तय किया है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि लोक प्रशासन के विकास की बात है, तो लोक प्रशासन का जो विकास है इसमें इसके अंतर्गत हम लोग इसके 5 चरणों का इस लोक प्रशासन के विकास को 5 चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। जो पहला चरण है वो 1887 से लेकर 1926 तक, जो ये पहला चरण है ये 1926 तक है।
जो दूसरा चरण है वो 1927 से लेकर 1937 तक, और जो तीसरा चरण है वो 1938 से लेकर 1947 तक, और जो पांचवा चरण है वो 1947 से लेकर 1970 तक। जो अंतिम चरण है वो 1970 से लेकर अब तक। उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका वो है नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन की जो पुरानी परंपरा थी उसके बाद आया, इसलिए इसको पुराने लोक प्रशासन से अलग करने के लिए इसे नवीन लोक प्रशासन नाम दिया गया। नवीन लोक प्रशासन जो पुरानी लोक प्रशासन थे उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था। नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से आंदोलन थे या कौन कौन से पुस्तकें थी जो नवीन लोक प्रशासन के मार्ग को प्रशस्त किया। इसमें जो पहला नाम आता है वो है, इसमें पहला जो आंदोलन आता है वो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, मेन्नोविक्सबुर्ग सम्मेलन, और फ्रैंक मेरनी व ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक। यानी नवीन लोक प्रशासन में ये जो आंदोलन थे उसको बढ़ाने का उन्होंने जो है कि प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि जो अगला चैप्टर है वो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। यानी जो चौथा चैप्टर है वो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है। यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दो तरह के प्रशासन हैं, और लोक प्रशासन जिसका संबंध जनता से है और निजी प्रशासन जिसका संबंध निजी क्षेत्रों से है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन एक दूसरे से भिन्न हैं या दोनों एक ही हैं। इसको लेकर, इसके अंतर को लेकर विद्वानों में दो तरह के मत हैं। पहला जो मत है वो ये है कि कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं, जैसे हेनरी फेयोल है, उर्विक है, लूथर गुलिक हैं, ये लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। जिस तरह से कंपनियों में प्रशासन चलता है उसी तरह से सरकारी क्षेत्र जो हैं उसमें प्रशासन चलता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इससे भिन्न मत रखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों जो है कि अलग अलग क्षेत्र हैं, इसलिए हमको दोनों को अलग अलग रूप में देखना चाहिए। अगला जो चैप्टर है वो है आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। यानी कि जो आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा आधुनिक राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य में हम लोगों को पता है कि राज्य को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको
सेवाएं देनी होती हैं, तो उन सेवाओं को देने के लिए उसे प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो आधुनिक राज्य है, हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक राज्य में जो लोक कल्याणकारी राज्य की वजह से जो प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, उसका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए उसकी जो भूमिका है वो आज बहुत महत्वपूर्ण है। जो छठा चैप्टर है उत्तरदायी प्रशासन। उत्तरदायी प्रशासन, इस के अंतर्गत हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रशासन है वो उत्तरदायी किसके प्रति उत्तरदायी है, यानी वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है या चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षण है उसके प्रति उत्तरदायी है, उसके बाद न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, उसके बाद अपने अंतरात्मा के प्रति भी उत्तरदायी है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हम उसका प्रभाव हमारे अंतरात्मा पर भी पड़ता है। इसलिए उत्तरदायी प्रशासन में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन किसके प्रति उत्तरदायी है। ये जो पहली यूनिट थी उसमें हम लोगों ने ये जितने भी चैप्टर थे इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है संगठन। का अर्थ, संगठन के तत्व, संगठन के प्रकार। देखिए, कोई भी प्रशासन है बिना संगठन के वो नहीं चलाया जा सकता। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत हम इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि संगठन क्या होता है, संगठन का निर्माण कैसे होता है, यह कितने लोगों के मिलने से बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संगठन में कौन कौन सी तत्व होते हैं, कौन कौन सी आवश्यकता होती है जिससे वो संगठन काम करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगठन के प्रकार। संगठन के प्रकार में हम लोग दो तरह के संगठन के प्रकार पढ़ेंगे, एक औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। पहला औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। अब जो अगला चैप्टर है वो संगठन के सिद्धांत। ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम संगठन के जो विभिन्न विद्वान हैं, जो विचारक हैं, उनके द्वारा जो संगठन के सिद्धांत दिए गए हैं उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें संगठन के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है वो परंपरागत या शास्त्रीय सिद्धांत है। परंपरागत या उसको बोलते हैं शास्त्रीय सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं, परंपरागत और शास्त्रीय सिद्धांत के जो समर्थक हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो है हेनरी फेयोल, नंबर 2 उर्विक लूथर गुलिक, उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं वो फ्रेडरिक टेलर हैं। तीसरा सिद्धांत है नौकरशाही का सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं
वो मैक्स वेबर हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है मानव संबंध सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं वो एल्टन मेयो हैं। और जो चौथा सिद्धांत है वो है व्यवस्था सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं वो चेस्टर बर्नार्ड हैं। पांचवा जो सिद्धांत है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं वो फ्रेडरिक्स हैं। और जो छठा सिद्धांत है ये हर्बर्ट साइमन है। और जो अगला सिद्धांत है पारिस्थितिकीय सिद्धांत, इसके जो समर्थक हैं वो फ्रेडरिक्स हैं। तो हम लोगों ने देखा कि संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत ये जो कई सिद्धांत हैं इन लोगों का संक्षिप्त अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो परंपरागत शास्त्रीय सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, और जो तीसरा है मानव संबंध सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इनके बाद संगठन के सिद्धांत के बाद हम लोग अगला जो चैप्टर है वो है पद सोपान। पद सोपान यानी एक संगठन के अंतर्गत पदों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पद सोपान। पद सोपान के अंतर्गत हम लोग पदों को सीढ़ियों के क्रम में देखने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि पदों को किस तरह से सीढ़ियों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो चौथा है अगला चैप्टर आदेश की एकता। इस आदेश की एकता का मतलब है कि एक व्यक्ति हमेशा सिर्फ एक ही से आदेश ग्रहण करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी संगठन के अंतर्गत जो एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है वो हमेशा एक ही व्यक्ति से आदेश ग्रहण करेगा और वो भी अपने ठीक ऊपर वाले से। इसी को कहते हैं आदेश की एकता। अगला जो चैप्टर है वो है नियंत्रण की सीमा। नियंत्रण की सीमा का अर्थ है कि एक व्यक्ति यानी संगठन के अंतर्गत जो एक पद पर बैठा हुआ है वो एक साथ कितने व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। ग्रेकुनाज इसके सबसे प्रबल समर्थक है और उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति कम से कम 4 या 5 व्यक्तियों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है और इसीलिए इसको ध्यान का क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान का क्षेत्र का मतलब है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को अच्छे तरीके से देख सकता है। अगला जो चैप्टर है वो सत्ता का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब होता है देना। जैसा कि आपको पता है कि लिखा है सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता यानी अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि अपने शक्तियां जो हैं, जैसे कोई अधिकारी है तो या तो वो शक्तियां जो है कि अपने पास रखता है या तो वो दूसरे को दे देता है। तो इस
के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सत्ता का प्रत्यायोजन है वो कैसे किया जाना चाहिए, इसका लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग ये सब देखेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पे नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे या देखेंगे इसमें कि जो प्रशासन है उसमें किस तरह के नियंत्रण स्थापित होते हैं। तो इसमें 3 तरह के नियंत्रण हैं। एक विधायी नियंत्रण, दूसरा कार्यपालिकी नियंत्रण और तीसरा न्यायिक नियंत्रण। अब यानी कहने का मतलब यह है कि प्रशासन पर नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग 3 तरह के प्रशासनिक नियंत्रण की बात करेंगे, जिसमें विधायी नियंत्रण यानी विधायिका कैसे प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, किन किन कार्यों के द्वारा नियंत्रण रखती है, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण है, बजट पे चर्चा है, अविश्वास प्रस्ताव है, और उसके बाद लेखा परीक्षण है। इन सब के माध्यम से वो विधायी साधनों के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। उसी तरह से कार्यपालिकी नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग जैसे देखते हैं कि कार्यपालिका को नियुक्तियां करने का अधिकार है, उसे हटाने का अधिकार है, यानी नियुक्तियां करने और हटाने के द्वारा वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, प्रदत्त विधायन के द्वारा नियंत्रण रखती है। इसके बाद न्यायिक नियंत्रण है। न्यायपालिका भी हमारे प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग जानते हैं कि न्यायपालिका विभिन्न प्रकार के रिटें निकाल करके प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। जो अगला चैप्टर है इसमें 8वां चैप्टर वो है केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण यानी एक संगठन के अंतर्गत केंद्रीकरण का मतलब है कि शक्तियाँ यानी संपूर्ण शक्तियाँ या तो उच्च अधिकारी अपने पास रखें, और विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि वो उच्च अधिकारी चूँकि वो सारे काम को कर नहीं सकता है तो वो अपनी शक्तियों को दूसरे जो अधीनस्थ हैं उनको विकेंद्रित करता है। यानी जिन संगठन में शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहती है उसे केंद्रीकरण कहते हैं, और जिस संगठन के अंतर्गत शक्तियाँ विभिन्न हाथों में बटी होती हैं उसे हम विकेंद्रीकरण करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे कि शक्तियों के केंद्रीकरण से क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं, विकेंद्रीकरण से क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं। अगला जो सिलेबस का अगला जो यूनिट है उसको 3rd यूनिट कहा जाता है, और तीसरे यूनिट में हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग पहला जो है चैप्टर है वो मुख्य कार्यपालिका है। मुख्य कार्यपालिका यानी कोई भी जैसे हमारे लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन को संचालित करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है वो है मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत प्रशासन या कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है निहित होती है। इसका उदाहरण ये है कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उसी तरह से जैसे इंग्लैंड में रानी हैं। तो इस तरह से यानी कहने का मतलब मुख्य कार्यपालिका में हम लोग उनको देखेंगे कि जिनके अंतर्गत सारी शक्तियाँ प्रशासन की सारी शक्तियाँ निहित हैं। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है इसमें
वो है सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण। सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण, सूत्र इसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। सूत्र अभिकरण का अभिप्राय है कि सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जिसमें ऊपर जो आदेश देने का काम करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ दो तरह के प्रशासन में दो तरह के संगठन होते हैं, एक सूत्र अभिकरण और दूसरा स्टाफ अभिकरण। जो सूत्र अभिकरण है वो हमेशा आदेश देने का काम करता है। जैसे रक्षा मंत्रालय में कर्नल से लेकर सिपाही है जो युद्ध भूमि में लड़ता है, वे सभी सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आएंगे। वो सभी सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आएंगे। यानी सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो आदेश देने का काम करता है, और स्टाफ अभिकरण वह अभिकरण है जो सूत्र अभिकरण की सहायता करता है या सूत्र अभिकरण को परामर्श देता है। जैसे रक्षा मंत्रालय में जो इंजीनियरिंग सेवा है, मेडिकल सेवा है, गोला बारूद पहुंचाने वाला है, ये जो है ये स्टाफ एजेंसी है। इस यानी सूत्र और स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि सूत्र एजेंसी कौन सी है और जो सूत्र एजेंसी की सहायता पहुंचाती है स्टाफ एजेंसी कौन कौन सी है, इसको हम लोग चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है विभाग। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो विभाग हैं यानी सूत्र अभिकरण के हिस्सा, हमने आपको बताया कि जो आदेश देने का काम करते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालय हैं वो सूत्र अभिकरण में आते हैं। उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ ये सूत्र अभिकरण है विभाग। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विभागों का निर्माण होता है और विभाग किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो विभाग होते हैं वो प्रशासन से किस तरह से जुड़े होते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है लोक निगम। लोक निगम, ये लोक निगमों की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका से आई। इसका अर्थ है कि ये जो लोक निगम होते हैं वो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। सरकार इसमें एक बार अपना धन निवेश करने के बाद इनसे सरकार से कोई मतलब नहीं रहता है। इनका काम अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना और पब्लिक सेक्टर में सेवा प्रोवाइड कराना है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे जीवन बीमा निगम है, उसके बाद दामोदर घाटी निगम है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निगम है, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम है। यानी जिनके नाम के आगे निगम शब्द लगा है वो लोक निगम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो स्वतंत्र नियामकी आयोग हैं। ठीक, इसमें 3 शब्द हैं, स्वतंत्र नियामकी आयोग। स्वतंत्र नियामकी आयोग यानी स्वतंत्र, यहाँ इसका अर्थ है कि वह आयोग जो सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका का इनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नियामकी का अर्थ होता है रेगुलेट करना यानी चलाना। ये जो आयोग हैं वो विभिन्न प्रकार अर्थव्यवस्था को इस तरह से रेगुलेट करते हैं कि सार्वजनिक
क्षेत्रों में किसी तरह की कोई नुकसान न होने पाए। जैसे दूरसंचार क्षेत्र के समय में जो विभिन्न प्रकार की कॉल हैं या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको नियंत्रित करने के लिए ट्राई एक जो है कि ट्राई बनाई गई एजेंसी बनाई गई है, वो एक स्वतंत्र नियामकी आयोग का ही उदाहरण है। आयोग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं 5 से 6 सदस्य इसको संचालित करते हैं, इसलिए इसे आयोग का नाम दिया गया है। अगला चैप्टर इसी में जो है वो है नौकरशाही। नौकरशाही, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नौकरशाही का जो जनक है वो मैक्स वेबर को माना जाता है। मैक्स वेबर ने एक आदर्श नौकरशाही के लक्षण और उसकी विशेषताओं को विश्लेषित किया है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि एक आदर्श नौकरशाही क्या होती है और उसके काम क्या होते हैं। अगला जो यूनिट है 4th यूनिट, उसका संबंध निजी प्रशासन से है या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, उससे है। ये आपका अंतिम यूनिट है। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है भर्ती, यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्तियां किस तरह से की जानी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भर्ती 2 तरह से होती है, एक बाहर से भर्ती और एक भीतर से भर्ती, यानी उसमें हम लोग भर्ती के प्रकार देखेंगे। फिर भर्ती से संबंधित जो योग्यताएं हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रशिक्षण एक लोक प्रशासक के लिए कितना ज़रूरी है और यह जो प्रशिक्षण है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे इसमें ये हम लोग आप जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण होता है और एक सेवा के बाद प्रशिक्षण होता है, नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण होता है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है पद वर्गीकरण। पद वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग इसमें ये देखेंगे कि पदों का किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि जैसे हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो ये पदों का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि किसी भी संगठन में पदों का वर्गीकरण जरूरी है, क्योंकि योग्यता के आधार पर और शैक्षिक योग्यता के आधार पर और कौशल के आधार पर हम लोग पदों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग जो है कि वेतन और सारी चीज़ें निर्धारित करते हैं। जो अगला चैप्टर है इसमें वो है पदोन्नति। पदोन्नति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रमोशन भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी संगठन में जब तक प्रमोशन नहीं होगा तो वर्कर्स हैं या जो भी कर्मचारी हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ता है। तो जो वर्कर्स हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए पदोन्नति ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि पदोन्नति किस तरह से की जानी चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है और इसका लाभ क्या है और इसकी हानियाँ क्या हैं। जो अगला चैप्टर है वो इसमें बजट है। बजट के अंतर्गत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बजट के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि बजट किसे कहते हैं, फिर बजट के सिद्धांत क्या हैं, यानी किन किन सिद्धांतों के आधार पर बजट को तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बजट कैसे तैयार किया जाता है, वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है विधायिका में, और विधायिका के बाद जो है कि वो किस तरह से पारित होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। अगला जो लास्ट चैप्टर है इसमें वो है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि बजट के अंतर्गत
सरकार ने जो बजट प्रशासन को दिया है और प्रशासन ने जिन बजट को खर्च किया है उसका सही से उपयोग हो पाया है कि नहीं हो पाया है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है कि इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो 4 यूनिट में बटा हुआ है और ये सारे चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो है कि लोक प्रशासन का जो पहला चैप्टर है उस पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।